नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां मकान निर्माण के लिए पुराने मकान की छत तोड़ते समय एक व्यक्ति छत के मलबे समेत नीचे आ गया, जिससे मलबे में दबने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं परिजन उसे आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ लेकर गए, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। नाम है आपका? दुर्गेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नवरीपुरा पोस्ट जगदीशपुर। क्या घटना हुई है आपके? छत टूरत रहे, छत गिर गए, वही तो मलबा तरह दबी गए। चाचा। कौन है ये आपके? चाचा। क्या नाम है इनका? प्रेमराज सिंह। यहाँ अस्पताल का ही चला है? अपने निजी साधन थे। फिर क्या हुआ? फिर लेके आए यहाँ जिला अस्पताल। वहीं अगली खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। जहां काशीराम कॉलोनी के रहने वाले राम गोपाल को इलाज के लिए राज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वृद्ध की अस्पताल में मौत होने के बाद शव को ई रिक्शा में ले जाने की परिजन मजबूर हो गए। वहीं तमाम कोशिशों के बाद भी मृतक के परिजनों ने अस्पताल में शव वाहन को नहीं मिला, तो उन्होंने शव को ई रिक्शा में घर ले गया और उसके बाद वाहन अस्पताल से न मिलने पर उन्होंने मजबूरन मृतक के परिजनों ने शव को ई रिक्शा में घर ले गया। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे शव को ई रिक्शा में परिवार वालों को घर ले जाना पड़ा। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन अस्पताल से उन्हें शव वाहन नहीं उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें शव को रिक्शा में घर ले जाना पड़ा। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक परिवार को इतना मजबूर होना पड़ा कि एम्बुलेंस न मिलने पर उन्हें शव को रिक्शा में ही घर पर ले जाना पड़ा। पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां पर अस्पताल से एम्बुलेंस उपलब्ध न कराने पर शव को ई रिक्शा में परिवार वाले घर ले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एम्बुलेंस न उपलब्ध कराए जाने पर शव को परिवार वाले घर रिक्शा में ले गए। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश है, जहां हमीरपुर जिले में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और झगड़े को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई हैं। जिला मुख्यालय के डिग्गी मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जहां पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घायल महिला को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हम लोग पूछे दो बार ये बस जमीन का बंटवारा पापा अपने गुम में उठा रहे थे, तो उन्होंने उठाने नहीं दिए। बस आए, हमने कहा पापा चलो। जयचंद ने हमारा पक्का वाला मकान गिरा दिया, तो पापा अपना मकान उठा रहे थे गुम में, तो इसलिए पापा चल दिए, हम लोग चल दिए। तो वो लोग चुपचाप से डंडे लिए बैठे थे, डंडे और गुम्मों से मारा पापा को, हंसिया कुड़ाली से इससे मारा है, रॉड से। ये हम लोग पूछे दो बार हमारे संवाददाता सत्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे मामले पर। उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है। सत्यम को कनेक्ट कर रहे हैं हम। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिससे लाठी डंडे बरसाए गए और इस पूरे घटना में
एक महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हमीरपुर की एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महिला में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें लाठी और डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें एक महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हमीरपुर की खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। झगड़ा होने की वजह से एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे खबर पर। सत्यम, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। सत्यम, दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है, लाठी डंडे बरसाए गए हैं और एक महिला को पूरे मामले में चोट आई है, जिनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला, अपडेट करिए आप हमें। बिल्कुल अनाया, बता दूं ये पूरा ही मामला जिला मुख्यालय के डिग्गी मोहल्ले का है, जहां पर बीती रात जो है दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमीनी विवाद ये पूरी मारपीट की वजह बताई जा रही है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर एक महिला जो है गंभीर रूप से घायल हुई है। अनाया, क्यों, किस बात पर ये पूरा झगड़ा हुआ है दोनों पक्षों में सत्यम? बिल्कुल बताना चाहता हूँ, ये जमीनी विवाद का जो है मामला बताया जा रहा है, जिसमें जो है दोनों पक्षों के बीच जो है खूनी संघर्ष देखने को मिला है और उनकी में जो है एक महिला जो है गंभीर रूप से। क्या कुछ एक्शन लिया गया है? किसी की गिरफ्तारी की गई है? क्या कुछ एक्शन लिया गया है प्रशासन के पूरे मामले में? निश्चित तौर से अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करूं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है दोनों पक्षों की तरफ से जो है दो लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल दबिश दी जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है बराबर जो है दबिश उनके घरों पर कर रही है। जी नया, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सत्यम, पूरे मामले पर हमें जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में मकान की कच्ची दीवार गिरने से महिला मलबे में दबकर गंभीर रूप से जख्मी हुई है। परिजनों ने किसी तरह मलबे से बाहर निकालकर महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया है। मामला डी थाना इलाके के पूरे महाराज गांव का है। यहाँ के रहने वाले राजेश पासी का परिवार घर के बाहर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी प्रेमा अंदर थी। देर रात्रि जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी घर की कच्ची दीवार भर-भराकर महिला के ऊपर गिर गई, जिससे महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी से रेफर है, प्रेमा नाम है, उसको बता रहे हैं दीवार गिर गई, उसकी चोट आई हुई है। यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया। कहाँ से लाया गया? पाकिस्तान के किशोरी से ट्रेन में मुरादाबाद के युवक की मुलाकात हो जाती है। बातचीत के बाद किशोरी युवक के साथ मुरादाबाद आ जाती है और इसके बाद वह किशोरी को लेकर अपने घर चला जाता है। करीब 12 घंटे तक घर में रखने के बाद युवक किशोरी को लेकर जीआरपी थाने पहुंचता है, जहां पाकिस्तान से आने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जीआरपी के अफसर किशोरी और युवक दोनों से पूछताछ की जा रही है फिलहाल इस पूरे मामले पर, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। सर, मैं जब से खड़ा हूँ मैंने सॉल्यूशन किया। देखो, कभी कभी छोटी सी घटनाओं को एक छोटे स्तर पे सॉल्व करने का होता है। मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई वो कोई भी लड़की है, जरूरी नहीं है बहन का रिश्ता। हम लोग राखियाँ बांधते हैं, क्या बहन कहने के लिए बांधते हैं या केवल रिश्ता निभाने के लिए बांधते हैं? शायद आपकी बेटी हो सकती है, आपका भी परिवार हो सकता है, लेकिन कोई बिछड़ जाए उसको अपने उसके परिवार से मिलवाओ। मैंने ये तक कहा कि उसके घर तक जो खर्चा होगा मैं अपने आप स्वयं कर सकता हूँ। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिलाएं बाजारों में खरीदारी करते हुए लोगों के पर्स चुराती थी। महिलाओं ने मंडी पास में कथा आयोजन से सोने की चेन चुराई थी, जिसके बाद मिली सूचना पर पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें 11 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के मुताबिक 7 महिलाएं मेरठ की और 4 महिलाएं बिजनौर की रहने वाली हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जाओ यार। पिछले कुछ वर्षों में भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं के गैंग
ऑपरेट करते हैं, जो घने मार्केट में या विभिन्न आयोजन हो रहे होते हैं, कोई शादी और भागवत वगैरह हो रही होती है, वहाँ पर ये महिलाएं उसका हिस्सा बन जाती हैं जो भी आयोजन हो रहा होता है, और वहाँ से लोगों के पर्स और चैन वहाँ से चुरा के ये लोग चले जाते हैं। अमूमन क्योंकि ये लोग स्थानीय नहीं होती थी और आसपास के जनपदों के रहने वाली महिलाओं के गैंग ही, जिस पर हम लोगों ने पूर्व में भी कुछ खुलासे किए थे, उसी तरह का एक गैंग आज हम लोगों ने पकड़ा है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा। कल यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में मंडीवास क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहाँ पर 3 अलग अलग लोगों से एक ही साथ उनकी सोने की चेन जो उन्होंने पहन रखी थी वो उनके गले से अचानक गायब हो गई। तत्काल सूचना पुलिस को मिली और जो स्थानीय कमेटी थी उसके सहयोग से उस परिसर को पूरी तरह से बंद करवा के जब वहाँ पर लोगों की तलाशी ली गई और जो अवांछित लोग थे तो वहाँ। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा इसकी सूचना इलाके पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाका पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी यहाँ हम आए हैं रोरावर गली सिद्दीकियान में। अभी मालूम हुआ कि यहाँ ये जहीर मास्टर साहब हैं, इनके छोटे भाई हैं वसीम, तो इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसी के लिए अभी सब लोग आए। पता क्या चली घर वालों को? अभी ये कोचिंग में कर रहे थे, अपने कोचिंग में क्लासें ले रहे थे बच्चों की। 6:30 बजे के 6:30 या 6:45 बजे करीब इन्होंने अपना कोचिंग क्लास बंद किया। तो फिर बाहर जाके देखा तो उधर से वो लगा हुआ था, कुंडी अंदर से बंद थी, तो उधर से गई तो वहाँ से खुला नहीं देखा। फिर इधर से इनका जो ये जहाँ बैठे हुए हैं यहीं एक रास्ता हो रहा था, उसमें ताला लगा रहता है। फिर ताला खोल के जब अंदर जाके देखा तो वो भाई की बॉडी उसमें फांसी पे लटका हुआ था। जहीर मास्टर साहब हैं, सर इनके जो घर वाले थे, जो ससुराल वाले थे इनके, वो इसकी जो बीवी थी वो इनको कुछ दिन पहले यहाँ पर अकेला छोड़ गई थी। मैंने बार बार मना किया था कि तुम इसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ कर जा रही हो, ये कैसे रहेगा यहाँ। लड़ाई झगड़ा रहता था, शराब ये एल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, शराब का, तो इसलिए फिर इनकी पत्नी ने मुझसे ये जवाब दिया कि मैं इसलिए छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं इनके घर छोड़कर जा रही हूँ, आपके पास नहीं। मैंने फिर भी ये कहा तो इसका ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर, मैं तो काम पर जाता हूँ, अपने ड्यूटी जाता हूँ और उसके बाद अपनी क्लास करता हूँ कि हम आपके पास छोड़ के नहीं आ रहे, हम तो इनके घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी इनकी सन 2012 के तो 12-13 में हुई थी सर। इंदौर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों ही मुझे कुछ दिशा निर्देश दे दिए थे। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। बात है कि फिर हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सके। हाँ, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार की शाम अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और फिर उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गांव के भाजपा से नाता तोड़ने और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह उनका मसला है। तेजस्वी ने आगे कहा कि तमिलनाडु में देखा जाए तो AIADMK मजबूत पार्टी है, वहां कांग्रेस और DMK का गठबंधन बहुत मजबूत है। हम लोगों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक बुलाएं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है।
डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि एनडीए अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा शिवसेना भी पार्ट थी, वो भी बाहर हुई, जेडीयू बिहार में थी, वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि एनडीए का मतलब ही नहीं रह गया है अब कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है वो देश चला रहे, उसी पे काम चल रहा। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया है सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है ये महागठबंधन देख करके और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने प्रण लिया है भाई, पिछले साल ही ना 9 तारीख को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था 9 अगस्त को कि हम सब लोग देश भर में इकट्ठा करेंगे और भाजपा को देश के सत्ता से बाहर करेंगे। तो उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के बिलारी में 3 लेखपाल को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लेखपालों द्वारा लापरवाही बरतते जाने पर एसडीएम राज बहादुर सिंह ने 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया है और 3 महीने से लेखपाल ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। श्री कामदगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु राम नंदाचार्य स्वामी राम स्वरूप आचार्य महाराज आगरा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि आज दूसरे धर्म के नहीं बल्कि हिंदू ही सनातन का विरोध और अपमान कर रहे हैं। यह विचित्र और व्यक्तित्व मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपने नाम से प्रसाद और मौर्य हटाएं, फिर कहें कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अपने पूर्वजों की सूची निकाले और पता करे कि वह किस धर्म के थे। आगरा के चित्रकूट धाम कोठी मीना बाजार में 20 से 28 सितंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जो कि श्री कामदगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु राम नंदाचार्य स्वामी राम स्वरूप आचार्य महाराज द्वारा कही जा रही है। रामचरितमानस के दुष्प्रचार पर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का दुष्प्रचार करने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वह हिंदू नहीं है। अगर वह हिंदू होते तो मानस का दुष्प्रचार नहीं करते। उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा है या फिर उसके एक श्लोक को पढ़ लिया है और उसी की वजह से वह रामचरितमानस का दुष्प्रचार कर रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। मानस से अच्छा ग्रंथ दूसरा कोई है नहीं, इससे सरल ग्रंथ दूसरा कोई है नहीं। मैं तो उदाहरण देता हूँ, रामचरितमानस पर कुछ मुसलमानों ने भी पीएचडी की है, मेरे पास प्रमाण है। मानस पर पीएचडी की है उन्होंने, प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टरेट डिग्री मिली है उनको, मानस पर मिली है। तो ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल इससे हिंदू ही पढ़ सकता है। कितने मुसलमान रामचरितमानस गायक हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं? प्रमाण है। रामचरितमानस की कथाएं कही हैं उन्होंने। ईसाइयों ने मानस की कथा कही है। डॉक्टर फादर कामले बुल्के का उदाहरण मैंने दिया था, बेल्जियम से आए थे भारत में, ईसाइयत का प्रचार करने आए थे, लेकिन उन्होंने रामायण मीमांसा लिखी है डॉक्टर फादर कामले बुल्के ने। तो ईसाई का प्रमाण मिलता है, कलयुग का प्रमाण है, कुछ वर्ष पहले की बात है। ये मैंने एक बार मंच से भी कहा था
नहीं, वो राजनीति का हिस्सा बना करके, मैं तो कहता हूं कि सभी लोग रामचरितमानस को हिस्सा बना लें तो कौन दिक्कत की बात है। एक ही क्यों बना रहे, हम तो कहते जितने दल हैं वो तुलसी दल को अपने दल से जोड़ लें तो भगवान उन्हें हृदय से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।